हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराता है। दोस्तों, आप YouTube और हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर के ये सारे के सारे वीडियो फ्री आपको देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है उसका नाम है इतिहास। और इतिहास में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमने शुरू किया था। तो क्या है ये चैप्टर नंबर 2, पढ़ लेते हैं इसको। चैप्टर नंबर 2 बोलता है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई भारत में, और कैसे धीरे धीरे प्लासी के युद्ध के बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर राज करने लगी, जो 1947 तक भारत को गुलाम बना के रखती है। तो कैसे ये हुआ होगा, कैसे एक व्यापारिक कंपनी को के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसे साम्राज्य तक स्थापित करना पड़ा। तो इसी दौरान, इसी के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा व्यापार से युद्धों तक की पूरी कहानी। व्यापार से कैसे युद्धों तक पहुंचे, अभी हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। और बंगाल के युद्धों के बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई होगी। देखिए, 18वीं सदी जब शुरू हुई थी, जब मैं बोलता हूँ ना 18वीं सदी 19वीं सदी, तो 18वीं सदी का मतलब होता है ये 18वीं सदी मतलब ये 1701 1702 इसको बोलते हैं हम लोग 18वीं सदी। जब 19वीं सदी बोलूँगा तो मैं 1801 1802 यहाँ से शुरू होगी। तो 1800 से शुरू होती है और 1899 तक चलेगी। तो ये 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, मतलब सन 1700 की बात हो रही है। 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। मतलब बंगाल के नवाब के बीच में और कंपनी के बीच में टकराव धीरे धीरे बढ़ रहा था। किसके बीच में? बंगाल के नवाब के बीच में। कारण उसका क्या है? कारण उसका रेवेन्यू था। उस पर मैं आता हूँ अभी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, देखिए औरंगजेब से पहले से डरे हुए थे। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि शुरुआत में औरंगजेब ने क्या किया कि हुगली नदी पर जो है बहुत तोड़फोड़ मचा दी थी, और ऐसे में उन्होंने विद्रोह किया था किसका? औरंगजेब का। और औरंगजेब के बीच में और अंग्रेजों के बीच में तनातनी हो गई थी, और अंग्रेजों ने औरंगजेब को बहुत कमज़ोर आंक लिया था। उनको लगा था कि औरंगजेब बीमार हो गया है, औरंगजेब कमज़ोर हो रहा है। तो 1686 में 1686 ईस्वी चल रही थी उस समय। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों को लगा कि भाई औरंगजेब को आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। लेकिन भाई अंग्रेजों की शक्ति तो बहुत कमज़ोर थी। भले ही आप अपने देश में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन आप भारत में हो जहां औरंगजेब का एक छत्र शासन चलता था। तो औरंगजेब ने इनको मारा और इनको हरा करके बाहर निकाल दिया, भारत से बाहर फेंक दिया, और ये गंगा के मुहाने पर एक छोटे से द्वीप पर वहाँ पर इनको छोड़ दिया मरने के लिए बीमारियों में। लेकिन दोबारा अंग्रेजों को लगा कि यार इससे अच्छा है कि माफ़ी मांग लो, क्योंकि औरंगजेब ने बंगाल तो छीना ही छीना, बम्बई मद्रास सब कुछ छीन लिया था अंग्रेजों का, सब पे यहाँ पर कब्जा कर लिया, ताले लगा दिए थे। फिर ये अंग्रेज वापस माफ़ीनामा लेकर गए और बोला कि हमसे गलती होगी, हम लोग केवल व्यापार करेंगे, इतनी अनुमति दे दो। तो औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए लिए और वापस छोड़ दिया उनको। बस यही गलती थी औरंगजेब की। उसके बाद तो उनको समझ में आ गया कि जब भी लड़ाई हो, अगर कमज़ोर हो गए तो चुप रहो, थोड़े दिन बाद फिर से अटैक करेंगे। वो वेट कर रहे थे औरंगजेब की डेथ का। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बाद में हुआ क्या? औरंगजेब की मृत्यु का इंतजार अंग्रेज भी कर रहे थे, और औरंगजेब की मृत्यु का इंतजार बंगाल के नवाब भी कर रहे थे, क्योंकि बंगाल के नवाब औरंगजेब के अंडर में काम करते थे। उनको लगता था जैसे ही औरंगजेब जाएगा, वैसे बंगाल के नवाब को लगा कि अब समय आ गया है मजबूती दिखाने का। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। और वो बंगाल का नवाब कौन था जिसने अपनी ताकत दिखाई? उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद अली वर्दी खान आए, उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई। मतलब ये लोग अंग्रेज से डर नहीं रहे थे। और साथ ही साथ उसके बाद सिराजुद्दौला भी बंगाल के नवाब बने, उनने भी अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया। क्या कारण था ये विरोध का? मैं पिछले लेक्चर में इसको बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या हुआ था कि इन्होंने औरंगजेब से दीवानी मामले हासिल कर लिए थे। किससे? औरंगजेब से। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कर लिया था कि भाई औरंगजेब से इस बात के लिए मना लिया था कि भाई हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हुगली नदी के पास में व्यापार कर रही है, तो कलकत्ता में व्यापार के लिए हमें शुल्क जो देना पड़ रहा है मुर्शिद कुली खान को, जो इन लोगों को बंगाल के नवाबों को देना पड़ रहा है, वो नहीं देंगे।
औरंगजेब ने इस बात को मान लिया। हो सकता है औरंगजेब को कुछ प्रलोभन या कुछ गिफ्ट दिए होंगे इन्हें, तो मान लिया। अब दिक्कत क्या हुई कि कंपनी से ज्यादा व्यापार कंपनी के व्यापारी निजी तौर पर कर रहे थे। कंपनी तो घाटे में चल रही थी, लेकिन कंपनी से ज्यादा व्यापार कौन कर रहे थे? ये निजी तौर पर ये जो अफसर लोग थे, ये प्राइवेट अपनी कंपनी खोल के रखे हुए थे। अब अंग्रेज ने किसको शुल्क मुक्ति का दिया था? कंपनी को। लेकिन ये प्राइवेट लोग जो थे, जितने भी अधिकारी थे, ये लोग भी जो है किसी ने भी टैक्स चुकाने से मना कर दिया, शुल्क नहीं चुकाए थे। बस इसी वजह से बंगाल का रेवेन्यू बहुत घट गया था। बंगाल के रेवेन्यू में बहुत कमी आई, जिसकी वजह से बंगाल के नवाब नाखुश थे और वो वेट कर रहे थे कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी वैसे ही बंगाल के नवाब ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की और उनके खिलाफ हो गए। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ हुए। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कंपनी को हम रियासत में कोई हिस्सा नहीं देंगे, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाओ। क्यों? क्योंकि अब औरंगजेब चला गया है, जो आपको पनाह दे रहा था वो नहीं है, अब ये हमारा बंगाल है। उनकी इसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही थी और नवाबों की ताकत भी कमज़ोर पड़ रही थी। क्योंकि किसी भी राजा की ताकत जो होती है वो पैसा हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है। अब अंग्रेजों ने जो किया था उसकी वजह से रेवेन्यू कम पड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपको रियासत नहीं देंगे। टकराव दिनों दिन इतना गंभीर हो गया कि अंत में उनको युद्ध करना पड़ा, जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध कैसे हुआ होगा, इसकी कहानी पूरी समझते हैं कि भाई प्लासी के युद्ध में आखिर क्यों करना पड़ा और हुआ क्या। तो प्लासी का युद्ध क्या हुआ? सबसे पहले बात कर लूँ मैं अलीवर्दी खान की। जैसे ही 1756 में अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो कि बंगाल के नवाबों की लिस्ट में सबसे पावरफुल नवाब था। सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली बैठाना चाहती थी जो उनकी बात माने और आनाकानी ना करे। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला ने सबसे पहले ही जो है अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया था कि भाई आपको हम लोग जो है अलग से जो है शुल्क मुफ्त नहीं करेंगे, आपसे शुल्क लेंगे। अंग्रेजों को लगा कि अगर हम लोग इसको हटा दे, सिराजुद्दौला को हटा दे और इसकी जगह एक कठपुतली या अपने सुनने वाला पिट्ठू बैठा दे, तो वो क्या करेगा, उससे हम लोग मनचाहा वसूल कर सकते कुछ भी। लेकिन अंग्रेजों की ये जो इच्छा थी ये पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ताकतवर व्यक्ति था। सिराजुद्दौला को जैसे पता चला कि अंग्रेज ऐसा करना चाहते हैं, तो अंग्रेजों को उसकी कामयाबी तो नहीं मिली। और साथ ही सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने 30,000 सिपाहियों के साथ हमला कर दिया। नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और इंग्लिश फैक्ट्री को पूरा अपने कब्जों में ले लिया। वहां से अंग्रेजों को भगा दिया और ताला तक लगा दिया वहां पर। तो सोचो, पहले तो सिराजुद्दौला ने बहुत पावर दिखाई और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। और नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताले डाल दिए। बड़े बड़े अफसर गिरफ्तार कर लिए। कंपनी के लोग डर गए कि ये सिराजुद्दौला डरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास 30,000 सेना की बड़ी सी फौज थी। इस वजह से कंपनी को वहां से उन्होंने भगा दिया। लेकिन अब कंपनी के लोग कहीं कुल्टा में जाकर, एक द्वीप था वहीं पर कुल्टा नाम का, वहां पर जाकर के ये बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे। ये वेट कर रहे थे अपनी नौसेना का, ये वेट कर रहे थे मद्रास से सैन्य समूह सपोर्ट का, क्योंकि बंगाल में इतनी सेना नहीं थी। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो वहां से लेकर के आए सफलता की चाबी। रॉबर्ट क्लाइव को बोलते हैं कि अंग्रेजी के साम्राज्य की सफलता की चाबी अगर किसी के हाथ में थी तो वो क्लाइव के हाथ में थी। रॉबर्ट क्लाइव वहां से लेकर के आए, मद्रास से अपने सैनिकों के साथ आए और उन्होंने कलकत्ता पे हमला बोल दिया। शुरुआत में कलकत्ता पर जो अपनी जमीनें थी वो वापस हासिल कर ली और उसको मना लिया। किसको मना लिया? सिराजुद्दौला को मना लिया, अपनी मांगे मनवा ली। लेकिन अंग्रेज इस बात से बहुत नाखुश थे, क्योंकि सिराजुद्दौला ने जो किया उसको लेकर अंग्रेज ईगो पे आ गई थी बात, कि आपने हमें हमारी जगह से निकाल दिया और भगा दिया वहाँ से, वो तो हम लोग वापस दोबारा उस जगह को हासिल तो कर लिया और आपको मना भी लिया कि भाई हम लोग नहीं देंगे ये राजस्व वगैरह, वो भी मान गया था सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लग रहा था कि सिराजुद्दौला को जो है हटाना है यहाँ से, तो वो उस आवेश में थे कि कैसे भी करके इसको हटाओ। तो अंग्रेजों को एक सुझाव आया। सुझाव यह आया कि वो चाहते थे कि इसको हटा के किसी और को बिठाए। तो उनको लगा कि सिराजुद्दौला की सबसे ताकत जो है ना वो उसकी सेना है, तो क्यों ना एक षड्यंत्र रचा जाए कि सिराजुद्दौला की सेना में से जो बड़े बड़े सेनापति उनको खरीद लें। उसने सबसे पहले एक व्यक्ति को खरीदा जो सबसे महत्वपूर्ण था, मीर जाफर। ये मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का मेन आदमी था और सब सिपाही वगैरह जो थे ये भी इन्हीं के अंडर में होते थे। तो 3-4 लोग, सेठ अमीर चंद था, कोई बड़े बड़े बैंकर थे, तो बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्होंने अपनी ओर कर लिया अंग्रेजों ने, पैसे दे करके, लालच दे करके। क्योंकि मीर जाफर को इन्होंने बोल दिया था कि इसको हरा देंगे तो आपको नवाब बना दिया जाएगा। तो नवाब की चाप में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। लेकिन अंदरूनी ये टकराव था।
जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही सिराजुद्दौला के साथ उनका युद्ध होता है तो ये लोग जाते ही नहीं युद्ध लड़ने के लिए। तो लोग बोलते हैं कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध ही नहीं था, ये तो पहले से मैच फिक्सिंग हो गई थी और ये सबको पता था कि हारने वाला है, क्योंकि सारे लोग जो उसके साथ थे, 30,000 सेना अगर उसके साथ उस दिन फिर होती तो कभी भी अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत ही नहीं पाते। प्लासी का युद्ध एक धोखा था। कलकत्ता से के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया कलकत्ता के लिए कि जाइए और कलकत्ता वापस छीनिए। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान पर सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो अब ये जो युद्ध हो रहा था प्लासी का है, किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें क्लाइव की जीत हुई थी। सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। आप खुद सोचिए कि बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी जो युद्ध में पहुंचने वाली थी वो पहुंची ही नहीं और सिराजुद्दौला अकेला खड़ा वहां पर उसके कुछ सैनिकों के साथ में। अब देखो, एक बड़ा युद्ध, इतिहास में इस युद्ध का नाम बड़ा आता है प्लासी का युद्ध, लेकिन वास्तव में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के केवल 29 अंग्रेजों की मौत हुई थी, जबकि 500 सैनिक शहीद हुए थे। किसके? सिराजुद्दौला के। और इतने में ही युद्ध हार गया और जीत गया। सोचो क्या हुआ होगा, मैच फिक्स हो गया ना। मीर जाफर आया ही नहीं, बहुत बड़ी सेना का हिस्सा आया ही नहीं लड़ने, उसको लगा कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन लड़ाई और उसे में मनोबल टूट गया सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला वहां से युद्ध हार के भागने ही लगा था कि सिराजुद्दौला को पकड़ करके मीर जाफर के बेटे ने उसको मार दिया। तो नवाब तो मर गया। अब नवाब को मार दिया तो किसको नवाब बनाना पड़ा? फिर मीर जाफर को जो है उसकी जगह क्या बनाना पड़ा? उसकी जगह नवाब बनाना पड़ा। तो सिराजुद्दौला की जो हार का मेन कारण था वो क्या था? उसके सेनापतियों में से एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, और मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में भाग लेने से मना ही कर लिया। बहुत सारे लोग थे इसके अलावा, सेठ अमीरचंद था, एक जगत सेठ था जो बैंकर कहा जाता था बंगाल का। ऐसे 3-4 लोगों ने मिलकर के इसके साथ धोखा किया था सिराजुद्दौला के साथ। नहीं तो सिराजुद्दौला कभी हारने वाला नहीं था। सिराजुद्दौला अगर पूरी सेना के साथ दमखम के साथ लड़ता तो प्लासी का युद्ध हारते नहीं, और वो प्लासी का युद्ध ही अंग्रेजों की शासन का एक सबसे बड़ा द्वार था। अगर प्लासी के युद्ध में अंग्रेज हार जाते तो शायद फिर कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले औरंगजेब से हार गए थे। क्योंकि अंग्रेजों को पहली जीत मिली थी प्लासी में, और पहले जीत ने उनको कॉन्फिडेंस दे दिया था। और अगर पहले ही वो हार जाते, प्लासी में हार जाते, तो बड़ा मुश्किल होता उनको भारत में राज करना। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था। किसको? मीर जाफर को, कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर जो है उसी को नवाब बनाया जाएगा। ये बात किसने कही? ये बात अंग्रेजों ने मीर जाफर को प्रलोभन दे दिया। आप खुद सोचिए ना, जब मीर जाफर को ये प्रलोभन, अगर किसी भी व्यक्ति को, सेनापति को इतना प्रलोभन मिल जाए कि उसे नवाब बना दिया जाए, तो कोई भी राजा बनने के लिए तो तैयार हो जाएगा। नवाब मतलब आज देश का प्रधानमंत्री कितना पावरफुल होता है, नवाब अपने एरिया में उतना पावरफुल। तो नवाब बनने की चाह में उसने अपने जो करंट नवाब थे उसके साथ धोखा किया, और ये प्लासी का युद्ध निर्णायक साबित हुआ और अंग्रेजों के लिए एक अच्छा द्वार खुल गया। प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध, फिर युद्ध करते करते पूरे देश में इनका साम्राज्य स्थापित हो गया। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक जो है जस्टिफाई कैसे होता है, व्यापार से युद्धों तक। हमने यहाँ पर क्लाइव की इतनी भूमिका क्यों दे दी? क्योंकि क्लाइव अगर नहीं आता, क्लाइव नहीं होता तो शायद नहीं जुड़ पाता। क्योंकि क्लाइव ने खाली युद्ध नहीं किया था, युद्ध तो उसने किया ही नहीं था। क्लाइव ने जो किया था वो षड्यंत्र किया था। उसकी रणनीति और राजनीति की वजह से ही जो है वो प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज जीत पाए थे। अब आइए समझते हैं प्लासी के युद्ध का महत्व, कि प्लासी का युद्ध एक तरह से अंग्रेजों के लिए क्यों महत्व रखता था। देखिए सीधी सी बात है, अंग्रेजों की पहली जीत थी, तो अंग्रेजों को चाहिए था कॉन्फिडेंस। उनको ये विश्वास हो गया था कि वो अगर बंगाल के नवाब को हरा सकते हैं तो भारत में, क्योंकि मुगल साम्राज्य भी खत्म हो रहा था, तो उनको लगा था कि बंगाल के साम्राज्य को, बंगाल के नवाब को हरा दिया तो भारत के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राजा महाराजा या नवाब होंगे जिनको वो हरा सकते हैं। क्योंकि बंगाल के नवाब के पास सोचो 30,000 सेना थी, उसके बाद भी उसको हरा दिया। तो उनको समझ में तो आ गया था कि अपना रणनीति प्लस युद्ध नीति दोनों काम करने वाली है। तो प्लासी के युद्ध का महत्व यही था कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बहुत बड़ी जीत थी। भाई वहीं के राजा को हराना मतलब छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। अब हरा दिया तो अपना पिट्ठू बिठा दिया, लेकिन समस्या ये खत्म नहीं हुई थी अंग्रेजों की। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बना नवाब। कंपनी का अभी भी मूल उद्देश्य खाली व्यापार ही था, क्योंकि उनको क्या है, खाली पैसा कमाना था।
अब दिक्कत क्या हुई, अब यहाँ अंग्रेजों को लग गया स्वाद। क्या स्वाद लगा कि जैसे ही उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता और मीर जाफर से और कंपनी को मीर जाफर से, मतलब जब सिराजुद्दौला मरा तो कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को और उसके अधिकारियों को 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा हुआ। सोचो, अपनी कंपनी बचाने के लिए उन्होंने औरंगजेब को खाली 1.5 लाख रुपए देकर बना लिया था, और एक अकेले बंगाल से उनको 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का फायदा हुआ जैसे ही वो युद्ध जीते और मीर जाफर बना नवाब। आप सोचिए आप कितना ज़्यादा फायदा हो गया उनको समझ में आ गया कि भाई यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इतना फायदा तो कभी व्यापार में सालों में नहीं हो रहा था, इतना एक ही बार में इस बंगाल से हो गया तो पूरे भारत में कितना पैसा होगा। बस वही एक कारण था, लेकिन उनका मूल उद्देश्य अभी भी क्या था, व्यापार करना ही था। उन्हें सोच लिया कि व्यापार करते रहेंगे और ये बंगाल में हम लोग रेवेन्यू लेते रहेंगे, जब 3 करोड़ एक बार में मिल गया तो कितना पैसा यहाँ से मिलने वाला है। कठपुतली नवाब लेकिन कब तक हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। भाई कोई कठपुतली नवाब है, कोई नवाब बना दिया कठपुतली है, लोगों को लग रहा है कि लोगों को थोड़ी पता था कि भाई यार ये कमज़ोर है, लेकिन कभी ना कभी उसका भी आत्मसम्मान होता है। मीर जाफर का आत्मसम्मान जागा। मीर जाफर को लगा कि मेरे लोगों की नज़रों में मुझे संप्रभुता दिखानी पड़ेगी, मुझे लोगों की नज़र में बड़ा तो बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई अंग्रेज मुझे दबा के रखते हैं, जब आए तब कुछ भी बोल देते हैं, जब आए तब रेवेन्यू मांग देते। वो परेशान हो गया था इससे, तो उसने क्या किया भाई, आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़रों में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था कि भाई मैं राजा हूँ और मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो अंग्रेजों के खिलाफ उनका एक रवैया होना शुरू हो गया था कि वो विरोध करना शुरू कर दिए थे। जो कठपुतली नवाब था, जो पिट्ठू था मीर जाफर। फिर कंपनी करती क्या थी, जब कंपनी को खिलाफ कोई कठपुतली वाला जो राजा था वो अगर विद्रोह करता तो कंपनी क्या करती थी, कंपनी करती थी कि जैसे मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो उसे हटा करके मीर कासिम नाम के दूसरे नवाब को बिठा दिया। अब मीर कासिम उनकी बात मानता। जब मीर कासिम उनके रेवेन्यू से परेशान हो गया, बहुत पैसा मांगते थे वो, क्यों परेशान नहीं होगा। थोड़े दिन बाद मीर कासिम परेशान हो गया तो बक्सर की लड़ाई लड़ी उसने। मीर कासिम ने तो लड़ाई लड़ने के लिए, बक्सर का बड़ा युद्ध था और अकेला मीर कासिम नहीं लड़ा था। बक्सर के युद्ध ने तो अंग्रेजों के और दरवाजे खोल दिए। क्यों? क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है खाली बंगाल का नवाब नहीं लड़ा था, वो बंगाल का नवाब ने और 2 लोगों को इकट्ठा किया था। उनको लगा कि अब अंग्रेजों को हराने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उनने अवध के नवाब को बुला दिया, शुजाउद्दौला को। अवध के नवाब को बुला लिया और मुगल बादशाह जो थे उस समय, मुगल को मना ले कि आप भी लड़िए, नहीं तो अगले नंबर आपका आ सकता है। अंग्रेजों को आप ऐसा मत समझ लेना, इसको बहुत कम मत आकिएगा, क्योंकि अंग्रेजों को अगर हमने आज नहीं रोका तो ये आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो फिर मुगलों को भी इन्होंने मिला लिया। तो तीनों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। सोचो, अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में इन तीनों शक्तियों को हरा दिया। अंग्रेजों को अब विश्वास हो गया था कि यार हम जिसे मजबूत समझ रहे थे वो बहुत कमज़ोर है, और 3 को एक साथ हराने के बाद तो पूरे इंडिया में लहर फैल गई कि अंग्रेज सबसे शक्तिशाली है, जो एक साथ 3 बड़ी बड़ी शक्तियों को। सोचो, अवध के नवाब शुजाउद्दौला अपने आप में बहुत पावरफुल था, बंगाल का नवाब मीर कासिम भी काफ़ी पावरफुल था, और मुगलों की तो बात ही छोड़ दो आप, मुगल तो वैसे पर मुगल के नवाब शाह आलम द्वितीय भी बहुत पावरफुल थे। शाह आलम द्वितीय प्लस शुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम, तीनों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया जिसका नाम था बक्सर की लड़ाई। सन 1764 में हुई है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने इन तीनों को एक साथ हरा दिया और तीनों के दीवानी मामले, राइट्स, सारे अधिकार ले लिए। अब अंग्रेजों को और रेवेन्यू मिलने लगा। क्यों? क्योंकि उनने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पूरे दीवानी मामले पर हथिया लिया और कहीं ना कहीं मुगलों के ऊपर भी उनका कंट्रोल हो गया था। अब देखो, जहां एक तरफ कंट्रोल प्लासी से उनको केवल बंगाल पे मिला था, अब बक्सर की लड़ाई ने 3 अलग अलग जो नवाबों पर उनका कंट्रोल कर दिया। तो अंग्रेज कितने पावरफुल हो गए थे, उनको भी हराना पड़ा। मीर जाफर को, अब मीर कासिम को हरा दे तो मीर कासिम उसका मतलब गुनहगार हो गया था। तो मीर कासिम को हटा के मीर जाफर फिर आया वापस कि ठीक है अब मैं आपका विद्रोह नहीं करूंगा, मुझे दोबारा बनाया था। तो मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया, फिर से कठपुतली नवाब मीर जाफर बन गया। और अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते थे। 5 लाख रुपए उस समय हर महीने देगा तो कितना खाली हो जाएगा, बिल्कुल। तो नवाब नाम मात्र का रह चुका था और कंपनी बस उसे लूटे जा रही थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई 1765 में हो गई, तो अंग्रेजों को समझ में आ गई कब तक एक के बाद एक बिठाएंगे रखेंगे और उससे बोलेंगे भाई पैसे मांगो। उससे अच्छा है कि हम ही पूरे सत्ता हासिल कर लें और पूरे बंगाल पर हमारी सत्ता का कब्जा हो जाए, तो फिर ये बंगाल के नवाब वाला सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा।
तो 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तो कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए उन्होंने बोला कि ये कठपुतली वाला नवाब सिस्टम बहुत सही नहीं है, ये परेशान करते हैं। तो उस अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने कहा, ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो अब कंपनी के जो लोग थे, कंपनी के जो अधिकारी थे, वही बोले कि हम ही नवाब बनेंगे। नवाब बनने से खाली मतलब ये है कि जो नवाब बैठा हुआ था उस जगह पर कंपनी का अधिकारी बैठेगा और सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी करेगी। यहीं से कंपनी के साम्राज्य की डायरेक्ट रूल की शुरुआत होती है। अभी तक कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक ही था, वो इधर आना नहीं चाह रही थी, लेकिन कंपनी को लगा कि अब खुद नवाब बनने का समय आ गया। तो 1765 में जब जैसा कुछ हुआ, सारे बार बार कठपुतली नवाब बिठा रहे थे, पिट्ठू नवाब, वो उनकी बात, विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। तो उनको लगा बंगाल पूरा कब्जे में आ गया है, बक्सर की लड़ाई के बाद कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं है जो हमारा विरोध कर सके बंगाल में। तो बंगाल को पूरा कब्जे में कर लिया। बंगाल उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था दोस्तों। अगर आपको बंगाल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज का पश्चिम बंगाल और पूरा बांग्लादेश, ये पूरा एरिया बंगाल का हुआ करता था। असम के भी बहुत सारे क्षेत्र उसमें थे। ये बंगाल का पूरा एरिया बहुत रिच था, काफ़ी अमीर क्षेत्र था एक तरह से, और ये पूरा कब्जे में किसके आ गया? अंग्रेज़ों के आ गया। और अब अंग्रेज बनना शुरू हो गए। क्या बने अंग्रेज? अब अंग्रेज खुद नवाब बनना शुरू हो गए। इनको लोग नवाब भी बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में क्या हुआ, ये सारा कुछ मामला हुआ। और फिर 1773 में वो रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ते हैं। जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो इन्होंने क्या किया कि भाई वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। और धीरे धीरे वॉरेन हेस्टिंग्स ने इतना ज़्यादा रुपया यहाँ से लूटा कि उसको उसके ऊपर महाअभियोग तक चलाना पड़ा। तो फिलहाल तो हम लोग इसको यहीं तक समझते हैं कि कंपनी युद्धों से व्यापार से युद्धों तक कंपनी की कहानी। अभी आगे और भी कहानी, क्यों? क्योंकि अभी आगे और भी उनको पूरे साउथ इंडिया तक कब्जा करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। कंपनी को दीवानी अधिकार मिले थे। कंपनी को पहले क्या था कि खाली व्यापार में मुनाफा लेने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको दीवानी अधिकार मिल गए, मतलब राजस्व के अधिकार जब मिल गए थे, तो उनको एक चीज़ हाथ लग गई कि भाई जितना मुनाफा हम लोग इधर व्यापार से नहीं कमा रहे, उससे कई गुना तो हम लोग यहाँ दीवानी राइट्स से कमा रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया था कि ये दीवानी राइट्स अगर हर एक राज्य की मिल जाए तो कंपनी का पूरा इंग्लैंड जो है वो बहुत अमीर हो जाएगा। 1765 में मुगल सम्राट ने अंग्रेज कंपनी को बंगाल की का दीवान ही नियुक्त कर दिया, क्योंकि 1764 में भाई बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय हार गए। शाह आलम द्वितीय साहब हार गए तो उसने भाई मुगल साम्राज्य तो नहीं संभाल सकते थे अभी अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने उनसे क्या ले लिया? उन्होंने बंगाल का दीवानी राइट्स लिया। पूरा दीवानी मतलब बंगाल में अब एक भी रुपया भी टैक्स का कोई लेगा तो वो अंग्रेज लेंगे। कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। अब पैसे ही पैसे होना शुरू हो गए बंगाल को। यानी ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स जब आए ना बाद में, तो वो उन्होंने इतनी बड़ी उन्होंने लेटर में सब कुछ चीज़ें लिखी हैं कि मेरा संयम देखो कि इतना पैसा भर भर के पैसा आ रहा था हमारे पास में, उसके बाद भी मैंने संयम दिखाया। करोड़ों रुपए कमाए थे उन्होंने। अच्छा, प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन को फायदा क्या हुआ? ब्रिटेन को पहले अपने लोगों का खर्च निकालने के लिए, कंपनी का खर्च निकालने के लिए, एक्सपेंसेस निकालने के लिए ब्रिटेन से सोना मंगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि खर्चा कैसे करते थे। तो अब प्लासी के युद्ध के बाद ये हुआ कि ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। अब कम सोना आने लगा। क्यों? क्योंकि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत भी नहीं रही। प्लासी के युद्ध के बाद सोना कम पड़ गया था कि भाई प्लासी के बाद हमें बहुत सारा रेवेन्यू मिल रहा है तो आप मत भेजिए। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जब बंगाल का उनको दीवानी राइट्स दे दिया था शाह आलम द्वितीय ने, तब तो उनके पास इतना पैसा आ गया था कि उन्होंने इंग्लैंड से सोना मंगाना ही बंद कर दिया। सोचो, अब यहीं से ले रहे और इंग्लैंड से 1 रुपया भी नहीं मंगा, सर खाली पैसा इंग्लैंड में भेज रहे थे। सोचो आप कितना पैसा बंगाल से उन्होंने लूटा होगा। अब उनको बाद में तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत भी नहीं। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। कंपनी अपने जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे कहाँ से निकाल रही थी? अब वो बंगाल से जो उनको आमदनी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में उनको दीवानी अधिकार दे दिए थे। और दीवानी अधिकार क्यों दिए थे? क्या कारण था कि शाह आलम द्वितीय को क्या पड़ी थी कि दीवानी राइट देंगे? 1764 में युद्ध हारे थे शाह आलम द्वितीय। अभी जैसे हमने पढ़ा है 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, जहाँ बंगाल के नवाब मीर कासिम, जहाँ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जहाँ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिल करके युद्ध लड़ा था।
तीनों हार गए थे। जब हार गए थे तो उनको कुछ तो देना पड़ेगा अंग्रेजों को, तो उन्होंने दीवानी अधिकार दे दिया और अंग्रेजों ने बंगाल तो पूरा ही कब्जा कर लिया था। तो बंगाल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों ने यहाँ से शुरुआत की अपने साम्राज्य का विस्तार। तो अभी तक तो क्या था कि कंपनी का जो व्यापार से युद्धों तक की कहानी है। अब कंपनी के जो अधिकारी थे वो खुद नवाब बन गए। जब नवाब बन गए तो उन्होंने क्या शुरू किया, कंपनी का विस्तार, कंपनी का फैलता हुआ साम्राज्य। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी का साम्राज्य कैसे धीरे धीरे करके फैलता चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो YouTube पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया दूसरा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अब आप यहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप हमारे टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप CBSE हिंदी मीडियम पर जाइएगा जहां पर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12वीं तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल है। अब यहां आप जैसे जाओगे तो आपको क्लास 8th मिलेगा, क्लास 8 पर क्लिक करिए, वैसे ही क्लास 8वीं के सारे टीचर आपके सामने होंगे। अब आपको करना कुछ भी नहीं, हर एक टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है। आप वॉच नाउ पर क्लिक करें और वॉच नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में आप पहुंच जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ सीक्वेंस में यहाँ पर लिखी हुई है, पार्ट 1 2 3 4 5। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, किसी भी पार्ट पर क्लिक करोगे, आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। अब आप आसानी से अपने वीडियो देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के और सीक्वेंशली मिलेंगे। अपने नोट्स बनाएं और एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आए। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।